हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड ट्यूब। मेरा नाम शिवानी मौर्य है और आज मैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल को एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। शुरू करते हैं। क्या होता है शिक्षण सहायक सामग्री और क्यों एक शिक्षक या शिक्षिका क्लास में टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करती है। शिक्षक द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली और समझने योग्य बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री को शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। क्लासरूम में जब टीचर किसी टॉपिक को पढ़ा रहा होता है या किसी प्रकरण को जब वो पढ़ा रही हैं मैम, तो उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वो कुछ टूल्स का यूज़ करती हैं, कुछ सामग्री का यूज़ करती हैं, जिसको हम शिक्षण सहायक सामग्री के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व को। सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। फर्स्ट पॉइंट है, यह ज्ञान को प्रभावशाली बनाता है। जो टीएलएम है वो लर्निंग को काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाता है, जो लर्नर को फिर वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है टीएलएम के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट, इससे शिक्षार्थियों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। जब क्लासरूम में टीचर टीएलएम को लेकर आते हैं और लर्नर उस चीज़ को देखते हैं, तो उसके लिए लर्नर काफ़ी क्यूरियस भी रहेंगे और उसको छूने की कोशिश भी करेंगे कि क्या चीज़ है, उसको स्पर्श करना है, उसको देखना है, उसको समझना है। तो ज्ञानेंद्रियों का इस तरीके से वहाँ पे प्रयोग होगा, तो ज्ञानेंद्रियों का भी इस तरीके से उनके विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय हैं, क्योंकि जब टीएलएम के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है तो लर्नर पैसिव नहीं रहेंगे, वो एक्टिव रहेंगे, क्योंकि वो चीज़ उनको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ कि ऐसा क्या चीज़ टीचर बता रहे हैं, और वो लर्नर काफ़ी ध्यान से उस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे। तो इसलिए इसमें जो लर्नर हैं वो एक्टिव रहेंगे, क्योंकि जब से बुक्स से पढ़ाया जाता है तो बुक्स में लर्नर उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि क्लास में डिफरेंट टाइप के लर्नर होते हैं, उनकी डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होती है। क्योंकि कुछ लर्नर सिर्फ देख के समझ जाते हैं किसी चीज़ को, कुछ एक्सप्लेन के माध्यम से समझते हैं, कुछ उस चीज़ को एक्टिविटी के थ्रू समझना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ एक्सप्लेन की ज़रूरत होती है जिनको। तो इस तरीके के जो लर्नर होते हैं उनके लिए भी टीएलएम काफ़ी हद तक अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझाया जा सकता है। क्योंकि जब टीएलएम का यूज़ होता है क्लास में, तो अगर कोई चीज़ टफ है, कोई प्रकरण अगर काफ़ी टफ पड़ रहा है टीचर को लर्नर को समझाने में, तो वो टीएलएम का माध्यम बनाते हैं और समझाते हैं उनको, ताकि लर्नर उस चीज़ को आसानी से समझे। नेक्स्ट पॉइंट, इनके उपयोग से कक्षा की नीरसता खत्म हो जाती है। क्लासरूम में जब लर्नर सिर्फ किताबों से पढ़ते हैं और समझते हैं, तो हो सकता हो कुछ को समझ में ना आए, या हो सकता हो कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट ना ले रहे हों, सिर्फ एक वहाँ पर बैठ के क्लास में बैठे बैठे बस सिर्फ सुन रहे हैं उस चीज़ को। अगर टीएलएम के माध्यम से वो देखेंगे समझेंगे तो वो एक्टिव भी रहेंगे। जब लर्नर क्लास में एक्टिव रहेंगे तब वो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझेंगे और उनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास भी होगा। लास्ट पॉइंट, यह शिक्षार्थियों में उत्सुकता उत्पन्न करता है। टीएलएम के माध्यम से लर्नर जो हैं वो क्यूरियस भी रहेंगे कि हम आज इस प्रकरण को पढ़ेंगे, और एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ेंगे और किसी टीएलएम के माध्यम से भी पढ़ेंगे। तो टीएलएम से जब वो चीज़ सीखते हैं तो वो काफ़ी स्थायी हो जाता है उनके माइंड में, वो चीज़ अच्छे से समझ में आती है और कभी नहीं भूलती है। तो ये इसका महत्व है शिक्षण सहायक सामग्री का। अब हम बढ़ते हैं, इसकी सामग्री के जो भी प्रकार हैं उसको हम समझेंगे। टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। जो फर्स्ट है वो है दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स। नेक्स्ट क्या है, ऑडियो एड्स, श्रव्य सामग्री। थर्ड क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स। लास्ट है क्रिया सहायक सामग्री, एक्शन एड्स। हम ईवीएस की पेडागोजी में इसको पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्रिया सहायक सामग्री को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट एड है वो है दृश्य सामग्री, विजुअल एड। इस सामग्री के द्वारा आंखों से देखकर वस्तु के वास्तविक गुणों की पहचान की जाती है। हम लर्नर को अगर कोई चीज़ वास्तविकता में दिखाएंगे तो वो उस चीज़ को विजुअल करेंगे, विजुलाइज करेंगे, उसका जब अवलोकन करेंगे तो उसके भौतिक रूप को देखेंगे, उसके गुणों को वो समझेंगे,
और समझेंगे कि ये वस्तु दिखती कैसी है। तो इस तरीके से उनके अंदर एक अच्छी समझ बैठ जाती है उस वस्तु के प्रति। अब हम समझते हैं कि इन सामग्रियों में ऐसी कौन कौन सी सामग्री सम्मिलित हैं जो विजुअल एड्स में आएंगी। तो फर्स्ट क्या है, वो है श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड। तो क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड तो सबसे पहला और समझिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट TLM है कि वहाँ पे ब्लैक बोर्ड के बिना तो कहीं भी कोई भी अधिगम की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी ना ख़त्म होगी। तो ब्लैक बोर्ड पे टीचर किसी प्रकरण को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे डेट डालेंगे पहले, फिर आपका जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो डालेंगे वहाँ पे, और अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो लिख के भी वो एक्सप्लेन करेंगे, और किसी फिगर के थ्रू अगर समझाना है कोई चीज़ तो उसको भी वहाँ पे वो बनाएंगे। तो श्यामपट्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, चित्र। चित्र के माध्यम से हम किसी चीज़ को वास्तविक रूप, जिसको हम विजुअल एड्स में समझ रहे हैं कि हम किसी चीज़ के उसके आकार को, उसके गुण को पहचानते हैं, तो ठीक वही चीज़ हम चित्र में समझते हैं कि किसी चीज़ के हम वास्तविक रूप को और उसके आकार का हमें पता चलता है। ज्ञान को ये स्थायी बनाने में बहुत ही सहायक होता है चित्र, और कल्पना शक्ति का विकास करता है कि चित्र कैसे हो सकते हैं। आप फ्रूट्स को पढ़ा रहे हैं या आप कोई स्टोरी बता रहे हैं तो स्टोरी में भी हम माइंड में किसी उस चीज़ का इमेज बनाते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ट या ग्राफ। तो चार्ट या ग्राफ के माध्यम से हम व्यक्तिगत संबंधों को, तुलनात्मक तथा भिन्नता को संगठित आधार पर हम प्रदर्शित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, जो चार्ट होता है और ग्राफ होता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमें चार्ट के माध्यम से दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, तो हम उसको समझेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक, उसको सीखेंगे कि दोनों में क्या समानता है और क्या असमानताएं हैं, और उसमें जो भी नियम है उसको टीचर स्पष्ट करेगा, लर्नर को सिखाएगा, और तथ्यों को आसानी से लर्नर उस चीज़ को समझ सकता है कि जो चीज़ बताई गई है टीचर के माध्यम से बुक में, जो बुक में लिखा हुआ है वो चीज़ें एक्चुअली में हैं यहाँ पे कि नहीं, वैसी चीज़ें। अब हम बात करते हैं पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र। मैगजीन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैगजीन में उन सभी एरिया से वहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है, जैसे साइंस से रिलेटेड है, पर्यावरण से संबंधित कोई भी आर्टिकल वहाँ पे उनको मिल सकता है पढ़ने के लिए, और क्राफ्ट है, पहेलियाँ हैं। तो लर्नर के लिए जो पत्रिकाएं होती हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें उनके इन्फॉर्मेशन के लिए होती हैं, तो उनको पढ़ेंगे तो वो देखेंगे उस चीज़ को और समझेंगे। समाचार पत्र भी एक ऐसा माध्यम है जिसमें वो जब न्यूज़ को देखते हैं कि क्या घटना घटित हो रही है, वो अब हम बात करते हैं पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्र के बारे में भी हम इसके बारे में जानना चाहेंगे अब। तो पत्र पत्रिकाएं कैसा माध्यम है दृश्य का, इसमें विभिन्न विषयों का ज्ञान कराने में ये मदद करती हैं। किस तरीके से, क्योंकि जो मैगजीन जो प्रिपेयर की जाती है लर्नर्स के लिए, उसमें वो साइंस से रिलेटेड उसमें चीज़ें होती हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं, और पहेलियाँ होती हैं, और क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें उस मैगजीन में एक्सप्लेन की गई होती हैं, तो जिससे लर्नर उस चीज़ को देखते हैं और समझते हैं। और न्यूज़पेपर तो एक ऐसा मीडियम है जिसमें वो देश विदेश में हो रही गतिविधियों को वो समझते हैं और देखते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। लास्ट फिफ्थ पॉइंट है मैप। तो मैप कैसा साधन हुआ, मैप में जब लर्नर देखते हैं किसी मैप को तो टीचर उनको उस मैप में स्थान, किसी चीज़ के स्थान को और दूरी को और इसकी दिशाओं को और सापेक्ष स्थिति को समझाने की कोशिश करता है, और इन योग्यताओं का वो उनमें विकास करता है मैप में। इनमें जो है वो बच्चे विभिन्न संकेतों का उपयोग करना सीख जाते हैं मैप के माध्यम से, और अपने परिवेश में वो उनका जो आसपास का माहौल है, जो स्थितियां हैं, उन सभी को वो देखता है और सापेक्ष स्थिति का वो ज्ञान इसके माध्यम से वो अर्जित करता है। अब हम बात करते हैं मॉडल या प्रदर्शन। मॉडल किस तरीके का दृश्य सामग्री है। हम समझते हैं कि जो मॉडल होता है वो किसी चीज़ का आकार होता है, उसका बिल्कुल प्रतिरूप होता है। जैसे आप एलिफेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप एलिफेंट तो लेके नहीं आएंगे, आप एलिफेंट का मॉडल लेके आएंगे समझाने के लिए कि एलिफेंट दिखता कैसा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, वो उसका जो आकार है वो कैसा है, ये सारी चीज़ें आप उसके मॉडल के थ्रू समझाएंगे, ना कि आप एलिफेंट लेके आएंगे क्लास में। तो इसी तरीके अगर हमें पृथ्वी के वास्तविक रूप को समझाना है तो हम ग्लोब के माध्यम से समझा सकते हैं।
ग्लोब लेके आएंगे क्लास में, लर्नर को बुला के दिखाएंगे कि आओ देखो देखो कैसा है ग्लोब, कैसी है पृथ्वी का आकार, ये सारी चीज़ें समझाएंगे। तो मॉडल इसलिए है दृश्य सामग्री में। जो लास्ट है वो है स्लाइड और फिल्म। तो स्लाइड फिल्म में क्या है, इसके द्वारा हम किसी वस्तु को उस तरीके से दिखा सकते हैं जैसी वो चीज़ एक्चुअली में है। तो एक्चुअल रूप में हम उसको दिखा सकते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, तो हम स्लाइड का प्रयोग इसलिए करते हैं। इसके द्वारा हम उन सभी चीज़ को दिखा सकते हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते जाके। क्योंकि हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो भूकंप के बाद क्या स्थिति होती है, क्या हम उस चीज़ को वहाँ जाके देखेंगे? नहीं, हम स्लाइड के माध्यम से लर्नर को दिखा सकते हैं। वॉल्केनो को हम दिखा सकते हैं कि वॉल्केनो कैसा दिखता है, क्या नुकसान होता है इससे, क्यों ये इन्वायरमेंट के लिए इतना ख़राब है, या हम वॉल्केनो से परिचित कराने के लिए हम स्लाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। इसी तरीके से अगर हम विभिन्न प्रकार के जलीय जीवों का हम परिचय अगर कराना चाहें तो हम उनको स्लाइड के ही माध्यम से दिखाएंगे कि जलीय जीव कैसे जल में रहते हैं और उनका परिवेश कैसा है, वो क्या खाते हैं। तो स्लाइड के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। और बात हुई अगर अब हम बात करते हैं टिकट और समय सारणी की, तो टिकट और समय सारणी जो है, तो हम लर्नर से पूछ सकते हैं कि क्या वो यात्राएं उन्होंने की हैं, तो वो बताएंगे कि हाँ हमने यात्राएं की हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपने यातायात के किन साधनों का प्रयोग किया है, तो लर्नर बताएंगे कि हमने इन सभी यातायात साधनों का प्रयोग किया है। जिसने बोला ट्रेन से हमने साधन मतलब यात्रा की है, तो फिर आप उनसे पूछेंगे कि आप रेल से यात्रा करने से पहले आप क्या क्या चीज़ें आप व्यवस्थित करते हैं या फिर आप क्या तैयारियां करते हैं। तो वो अपनी सारी बातें बताएंगे कि हाँ हम ट्रेन से जाने के लिए हमने अपनी सारी व्यवस्था बनाई और एक टिकट खरीदा। तो वो पूछेंगे टिकट कैसा दिखता है, टिकट में आपने क्या देखा। तो वो सारी चीज़ें अगर लर्नर को याद है तो लर्नर उन सभी चीज़ को बताएगा। अगर नहीं याद है तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टिकट को लेके आए और क्लासरूम में इस चीज़ से अवगत कराए कि टिकट दिखता कैसा है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। अगर कोई पैसेंजर है तो उससे रिलेटेड क्या उसमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है उस टिकट में, किस जगह के लिए वो यात्रा कर रहा है, कितनी डिस्टेंस है, उन सभी चीज़ को टीचर लर्नर को समझाएगा। और जो समय सारणी है तो उन सभी चीज़ को टीचर समझाएगा कि समय सारणी में क्या क्या चीज़ें होती हैं और दिखा के समझाएगा उनको। अब हम समझते हैं श्रव्य सामग्री को। ऑडियो एड्स कौन कौन से हैं और ये इनका क्या प्रयोग है। तो ऑडियो एड्स के माध्यम से हम कानों के द्वारा सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। इससे बच्चे कहीं भी बैठकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ऑडियो एड्स हैं इनकी एक यही खासियत है कि हम कानों के द्वारा इनको सुनते हैं और सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। और हम इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम स्कूल में रहें, हम घर में भी सीख सकते हैं। हम कहीं दूसरी जगह अगर जा रहे हैं तो हम बैठकर उस जगह पर बैठ के उस चीज़ को सुन सकते हैं। अगर आप क्लासरूम के बाहर भी हैं तो क्लासरूम के बाहर तो आप हो सकता हो ना समझें ना सुने, लेकिन आप घर से और बाहर आप कहीं जा रहे हैं घूमने टहलने के लिए तो भी आप इसको आसानी से सुन सकते हैं। तो हमें इसमें ऐसी कौन सी सामग्रियाँ आती हैं उनको देखना चाहिए। इसमें हम रेडियो को समझ सकते हैं। रेडियो एक अच्छा माध्यम है ज्ञान को अर्जित करने का, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ के उसमें भी रेडियो के चैनल होते हैं जिसमें हमें नॉलेज वाली चीज़ें पता चलती हैं। टेप रिकॉर्डर भी है इसका एक अच्छा साधन। ग्रामोफोन में क्या होता है कि इसकी सहायता से हम कविता, कहानी और जो भी है उसकी हमें शैली पता चलती है कि उसमें ऐसी कौन सी शैलियों का यूज़ होता है और उसको हम सरलता से सीख सकते हैं सुन के। तो ग्रामोफोन का ये यूज़ है। अब हम बात करते हैं माइक्रोफोन की। तो माइक्रोफोन भी एक ऑडियो के लिए बना हुआ है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को सुनते हैं। लिंगुआफोन भाषा के प्रशिक्षण हमें इससे मिलता है। हम चीज़ों को सुनते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड पॉइंट, दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स। इस सामग्री से बच्चे की अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है। इनके उपयोग से किसी भी विषय को रोचक, सरल तथा बोधगम्य बनाया जा सकता है। इनकी ये खासियत है कि ये लर्नर को किसी भी चीज़ को बहुत ही इंटरेस्ट के तरीके से समझाएंगे या सिखाएंगे और ये काफ़ी इजी होती है और समझ में आने लायक होती हैं, बोधगम्य है ना, इसलिए इनसे बच्चों का मनोरंजन भी होता है और ज्ञान स्थायी बन जाता है। जो चीज़ लर्नर सीखते हैं इंटरेस्ट के माध्यम से तो उससे उनका नॉलेज जो है वो
स्थायी हो जाता है। अब हम इसके उदाहरण देख लें, ऐसे कौन कौन सी चीज़ इसमें है। तो टेलीविज़न है। टेलीविज़न कैसा माध्यम है इसमें, क्योंकि हम टेलीविज़न के माध्यम से देखते हैं कि वहाँ पे जैसे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं टीवी में, प्रोग्राम तो आते ही हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं एजुकेशनल फील्ड में, तो हम देखते हैं कि टीवी पे जो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के कुछ प्रोग्राम भी वहाँ पे आते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है, और NCERT द्वारा तरंग प्रोग्राम जो काफ़ी समय से चल रहा है, हमें वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स वहाँ से देखने को मिलते हैं, और UGC के कार्यक्रम भी वहाँ पे टीवी पर हमको देखने को मिलते हैं। दूरस्थ शिक्षा को भी हम टीवी के माध्यम से वहाँ पे पढ़ाया जाता है, हम टीवी के माध्यम से सीख सकते हैं। अगर हमने कोई कोर्स वहाँ से हम कर रहे हैं तो हम उसको वहाँ से सीख सकते हैं। वीडियो टेक्स्ट भी एक ऐसा ही माध्यम है जिसमें हम चीज़ों को देखते हैं लिखा हुआ और सुनते हैं, समझते हैं। कंप्यूटर भी एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि हम उसमें इंफॉर्मेशन को, जब जैसे हम कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज़ करते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर में, तो ये एक ऑडियो विजुअल एड के रूप में है। अगर हम इंटरनेट के माध्यम से हम यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो हमें ऑडियो विजुअल के फॉर्म में हमें वहाँ देखने सुनने को मिलती है। अब हम बात करते हैं क्रिया सहायक सामग्री की। एक्शन एड्स जो हैं, इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है और नई नई चीज़ों का अध्ययन हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसमें बालकों को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है किसी चीज़ के बारे में। चलिए हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे हम भ्रमण पे जा रहे हैं, तो किसी ऐतिहासिक स्थान का हम भ्रमण पे जब जाएंगे तो वहाँ हम उस चीज़ को वास्तविक रूप में देखेंगे। वहाँ से जो भी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई उससे, उसको हम देखेंगे, अवलोकन करेंगे उसका, और उसको अनुभव करेंगे। हम किसी संग्रहालय का भ्रमण हम कर सकते हैं, किसी उद्यान का हम भ्रमण कर सकते हैं। और EVS के बारे में बात हो रही तो हम किसी भी नेशनल पार्क में हमें टीचर के माध्यम से वहाँ पे ले जाया जा सकता है। इस तरीके से हम क्रिया सहायक सामग्री का प्रयोग करता है एक टीचर।